Assalamualaikum. My name is Rumaisa Parvez, and here I am introducing myself on the platform of Telemaths Education. So, as you people know, we have covered the guidelines related to the autonomic nervous system, and now we are going to discuss about the cardiovascular system. And our first topic that we are going to start is antihypertensive drugs. So, let's start. So, okay, as we covered the autonomic nervous system, now we are going to start the cardiovascular system. And here, the first portion included in cardiovascular drugs is drugs used in hypertension. So, let's start. अच्छा जी बच्चों, सबसे पहले आप लोगों ने जो इसकी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन आपने बहुत अच्छे से करनी है, बहुत बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे चलते हैं तो अब ये था एक बात यहाँ पे मैं आपको एक और क्लियर कर दूँ कि जो हमने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा था उसमें ये था कि हम बेसिक थ्योरी पे फोकस करते थे, मैंने टेबल्स पे कभी भी एम्फसाइज़ नहीं किया। तो आई प्रेफर कि जो इसका टेबल है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो आपको थ्योरी में नहीं मिलेंगी, वो आपको टेबल में मिलेंगी। तो जो कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स या ऑनवर्ड जो ड्रग्स आएंगी, मतलब जो सिस्टम आएंगे, आपने टेबल पे भी फोकस करना है, सिर्फ अंदर से नहीं करना। और ऐसे भी नहीं करना आपने कि सिर्फ टेबल पढ़ लेना और अंदर से नहीं पढ़ना। ओके, तो आपने ये जो डायूरेटिक्स हैं ये भी पढ़ना है। अब जो डायूरेटिक्स है, डायूरेटिक्स में आपके पास यहाँ पे ये एमसीक्यूज आते होते हैं कि हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है। अब हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में हम कौन सी ड्रग्स देंगे? लूप एजेंट्स देते हैं। जो थायजाइड्स होते हैं, थायजाइड माइल्ड हाइपरटेंशन में आ रहे होते हैं। तो ये सारे आपके एमसीक्यूज पॉइंट होते हैं, इसकी वजह से आपको पढ़ना ज़रूरी है। बाकी आपका ये टेबल है, इसमें से एक एमसीक्यूज मोस्टली आ जाता होता है प्रॉफ में। उसके बाद ये जो सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स हैं, मिथाइल डोपा और हमारे पास क्लोनिडीन है। क्लोनिडीन आप वहाँ पे भी पढ़ चुके हो, और जो मिथाइल डोपा है वो आप यहीं करोगे। इन दोनों का ये बेसिकली होता है अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रही होती हैं। अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करके बेसिकली इन्होंने प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल को इनहिबिट करना होता है। तो जैसे कि अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स इनहिबिटरी रिसेप्टर्स होते थे, तो ब्लॉक करके इन्होंने सिंपैथेटिक सिस्टम, जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो होता है, उसको डिक्रीज़ करना होता है, और जिसकी वजह से इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, तो बेसिकली ये इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन आ रहा होता है। अब हमारे पास ये है जो आपकी ये डायग्राम है, ये डायग्राम ये इस टेबल से ही रिलेट कर रही है, तो आपने इसको एक दफ़ा देख लेना है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड जो पोस्ट गैंग्लियनिक ब्लॉकर्स हैं इसको आपने रीड कर लेना है, ये कभी भी आपको प्रॉफ में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद है जी आपके पास और अल्फ़ा ब्लॉकर्स हैं या बीटा ब्लॉकर्स हैं, तो इसमें से प्रोपेनलोल इम्पॉर्टेंट है। प्रेज़ोसिन का मैंने पिछले में बताया था एएनएस के लेक्चर्स में कि बीपीएच में इसका रोल होता है, तो ये एमसीक्यूज़ आया था हमें। तो नेक्स्ट जो वेज़ोडाइलेटर्स हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आपने अच्छे से करना है। इसमें मिनॉक्सिडिल का ये है कि आप मेल पैटर्न बार्डनेस में दे रहे होते हैं, क्योंकि मेल पैटर्न बार्डनेस में दे रहे हैं तो अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो हिर्सोटिज्म आ जाएगा। ये आपका एमसीक्यूज पॉइंट है। बाकी जो हाइड्रोलिजीन है ये है जी एसएलई लाइक सिंड्रोम काज करती है। अब आपके पास प्रॉफ में 1-2 नंबर का एमसीक्यू आ जाता होता है कि कौन सी ड्रग्स हैं जिनकी टॉक्सिसिटी की वजह से एसएलई सिंड्रोम होता है, तो वो आप ड्रग आगे फर्दर जब हम पढ़ेंगे, कीमो पढ़ेंगे, तो उसमें टीबी में आइसोनियाजिड होती है, एक प्रोकेनामाइड ड्रग होती है, तो ये एसएलई सिंड्रोम कर रही होती हैं, तो ये आपका प्रॉफ का क्वेश्चन होता है। उसके बाद अगर हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, इसके ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का टेबल भी आपने करना है, बेसिकली ये आलमोस्ट सारा ही करना है। और प्रॉफ में इसमें से एक यूक्यू आता होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स लिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको इस टेबल में अच्छे से नहीं मिलेंगे हाइपरटेंशन की ड्रग्स में। जब आप डायूरेटिक्स या किसी और टेबल में चेक करेंगे, वहाँ पे काफ़ी अच्छे ये साइड इफ़ेक्ट्स लिखे हुए हैं, तो आपने ये साइड इफ़ेक्ट्स अच्छे से करने हैं। अब नाइट्रोप्रोसाइड, डाइजॉक्साइड, इनके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा आप इसमें से जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अक्सर प्रॉफ में आता होता है कि हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज़ में कौन से हम वेज़ोडाइलेटर्स देते हैं, ठीक है। तो वो जो वेज़ोडाइलेटर्स होते हैं, वेज़ोडाइलेटर मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी उसमें आ जाता है, उसमें हाइड्रोलिजीन भी आ जाता है, और ये नाइट्रोप्रोसाइड वगैरह भी आ जाते हैं। अब जो वेज़ोडाइलेटर हम हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज़ में दे रहे होते हैं वो हमारे पास आ रहे होते हैं नाइट्रोप्रोसाइड हो रहा होता है डाइजॉक्सफिनोल डोपा, ठीक है, ये आपका यूक्यू होता है। उसके बाद एस इनहिबिटर्स हैं, ये भी आपने करने हैं एज इट इज़, लेकिन इसमें से जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं वो आपके पास यही आ जाते हैं
कि हमारे पास आ जाते हैं अब्स आ जाते हैं और एस इनहिबिटर्स आ जाते हैं। ठीक है, अब इसका है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में से जो पूछते हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स पूछते हैं। ठीक है, या फिर ये कह देंगे कि अगर फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट आ रहा है तो डायबिटिक पेशेंट को आप कौन सी ड्रग्स प्रेफर करेंगे, तो उसमें आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि हम सबसे पहले कौन सी ड्रग, क्योंकि अब डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ में मैंने एएनएस के लेक्चर्स में आपको ये बात क्लियर की थी कि हम उसमें बीटा ब्लॉकर्स नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, वो रीज़न मैं उस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब ये है आपके पास कि अब जो प्रेफरेबली ड्रग्स होती हैं डायबिटीज़ में, वो आपके पास ये एस इनहिबिटर्स आ रही होती हैं जो डायबिटिक पेशेंट में। एस इनहिबिटर्स के बाद हम अगर इससे नहीं ट्रीट होता, इसके साथ ड्रग देनी है तो हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे रहे होते हैं। अगर इससे भी नहीं सही होता तो हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स दे रहे होते हैं, अब्स दे रहे होते हैं। तो ये 3 है, आप जब डायबिटिक पेशेंट है उसको मैनेज आपने करना होता है। ठीक है, ओके देन मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा जी, अब हमारे पास ये है बेसिकली एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को किस तरह ट्रीट करेंगे। ऑब्वियसली सबसे पहले तो अगर उसके फिजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ओबीस है पेशेंट, तो वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग मोनोथेरेपी होती है एक सिंगल ड्रग, जैसे डायबिटिक पेशेंट है उसमें हमने एस इनहिबिटर दे रहे हैं, लेकिन इन केस के दूसरी ड्रग मतलब एस मोनोथेरेपी से नहीं वर्क करी तो हम प्रेफर करेंगे कि एक और ड्रग साथ ऐड की जाए। तो एज एंड एथनिसिटी का भी रोल होता है कि मोस्टली हमने देखा है हाइपरटेंशन जो है ना ओल्ड लोगों में ज़्यादा होती है। हाइपरटेंसिव एमरजेंसीज़ की मैं ड्रग्स आपको बता चुकी हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट है टेबल। अब हमारे पास जो टेबल है ना, टेबल हमने बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि अक्सर चीज़ें हैं जो पीछे हम कवर करके आए हैं लेकिन वो फिर भी इतने अच्छे से एक्सप्लेन वहाँ नहीं की हुई। अब यहाँ जो डायूरेटिक्स है ना, अब डायूरेटिक्स का ये है कि आप लोगों का एक अलहदा से चैप्टर है जिसमें से आपका एक एसक्यू आता होता है, हर दफ़ा प्रॉफ में आता है। अब डायूरेटिक्स तो वहाँ आप जब अच्छे से करेंगे तो आपको ये बहुत आसान हो जाएगा। अब इसका ये है याद रखने का कि आपने याद रखना है कि हाइड्रोक्लोरोथाइज़ाइड है या फिर फ्यूरासेमाइड है। तो फ्यूरासेमाइड हम हाइपरकैल्सीमिया में, मतलब ऑब्वियसली हाइपरटेंशन तो है ही है, हार्ट फेलियर, आप हार्ट फेलियर के ड्रग्स में पढ़ोगे क्या ऐसे आप फ्यूरासेमाइड दे रहे हो। ठीक है, तो अब ये है कि हाइपरकैल्सीमिया में भी दे सकते हैं, वो इसलिए कि ये जो यूरिन कंटेंट है मतलब कैल्शियम का वो इंक्रीज़ करा देते हैं, उसकी एक्सक्रीशन इंक्रीज़ कराता है। बाकी इसका जो इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स आपने याद रखना है ऑटोटॉक्सिसिटी, क्योंकि जो डायूरेटिक्स हैं वो सब ही हाइपोकलीमिया करा रहे हैं एक्सेप्ट पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। वो जब आप डायूरेटिक पढ़ोगे आपको आइडिया हो जाएगा। अब जो सेंट्रली एक्टिंग है इसमें आपको क्लिनिडीन इंपॉर्टेंट है, मिथाइल डोपा इंपॉर्टेंट है, इनके आपको एक्शन आने चाहिए। मैंने जैसे बताया प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर्स पे करी होती हैं। अब क्लिनिडीन का एक ये साइड इफ़ेक्ट्स है कि रीबाउंड हाइपरटेंशन करती है। ठीक है, और रीबाउंड हाइपरटेंशन से क्या मुराद है कि मतलब आप ड्रग छोड़ते हैं तो वो अगर पहले आपका 140/80 होता था ब्लड प्रेशर या 150/90 होता था तो आप भी उसके लिए मेडिसिन ले रहे हो, फॉर एग्जांपल कोलिनिडीन, जस्ट एज एन एग्जांपल। लेकिन जब आप अब्रप्टली छोड़ दो कि आपका बीपी नॉर्मल हो गया तो वो अगर पहले 150/90 होता तो अब 170/100 होगा। ठीक है, तो ये सारा गैंग्लियन ब्लॉकर्स आपको रीड कर लें, जस्ट ये पेपर में नहीं आते। पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरल ब्लॉकर्स ये भी नहीं आएगा। अल्फ़ा ब्लॉकर्स ये आप पीछे कर सकें हैं। बीटा ब्लॉकर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स, इसके यूजेस पूछते होते हैं कि बीटा ब्लॉकर्स के यूजेस बताएं, वो चाहे आप सीवीएस में आ जाए चाहे यहाँ आ जाए। उसके बाद वेजोडायलेटर्स हैं। वेजोडायलेटर्स का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मेल पैटर्न बार्डनेस होती है, हिरसुटिन, ये आपके एमसीक्यूज पॉइंट हैं। इन चीज़ों को आपने मार्क कर लेना है और अच्छे से करना है। उसके बाद है हमारे पास नाइट्रोप्रोसाइड का, आप ये साइनाइड टॉक्सिसिटी में इसका रोल होता है। उसके अलावा डाइजॉक्साइड हाइपोग्लाइसीमिया ड्यू टू इंसुलिन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स उसमें दे रहे होते हैं, तो इसका साइड इफ़ेक्ट ये होगा हाइपरग्लाइसीमिया। ये एमसीक्यूज पॉइंट्स हैं आपके। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कैप्टोप्रिल, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। और या दैट्स ऑल।